1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल कैरियर शोर विद अवधेश में। मैं विशाखा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े थे। आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे आगे पार्ट 2 में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है आज की वीडियो में बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं। A bank rate is the interest rate at which a nation's central bank lends money to domestic banks, often in the form of very short-term loans। यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, जो कमर्शियल बैंक को उन लोन शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है या उनके बिल डिस्काउंटेड करता है जिस रेट पे, वो रेट क्या कहलाती है? बैंक रेट। अच्छा, जो कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को लोन देते हैं उसे भी बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक रेट के बारे में हम डिटेल में कब जानेंगे? आगे के चैप्टर्स में हम बैंकिंग पढ़ेंगे, उसमें सारी रेट्स के बारे में, बैंक से रिलेटेड जो भी रेट्स होती हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, बाकी जो जितनी भी रेट्स होती हैं उसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी तो आपने बहुत सुना ही होगा, मूवीज़ में या इधर उधर रोज़ के अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में इसके बारे में काफ़ी आता रहता है। तो ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी इज़ मनी अर्न थ्रू एन इलीगल एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय कंट्री रेगुलेशंस। ब्लैक मनी प्रोसीड्स आर usually received in cash from underground economy activity and as such are not taxed। ब्लैक मनी का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? छुपाया हुआ पैसा, या ऐसा पैसा जिसपे हमने गवर्नमेंट इंडिया को या हमने या किसी ने भी, जो बंदा इसे छुपाता है उसने टैक्स पे नहीं किया है। यानी कि जिस पैसे पर टैक्स पे नहीं किया जाता वो ब्लैक मनी कहलाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को मानो कि 10 लाख की इनकम हुई, लेकिन उसने आगे अपनी जब टैक्स पे करता है वो अपनी असेसमेंट ईयर में, तो क्या दिखाता है कि मेरे को सिर्फ 2 लाख की इनकम हुई है और 2 लाख पे आगे टैक्स पे कर देता है। तो उसकी जो बाकी 8 लाख की बची हुई इनकम है वो क्या कहलाएगी? ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी में कहीं ना कहीं हम सभी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपने देखा है ना, जब आप कहीं बाज़ार में सामान लेने जाते हो, परचून की दुकान पे जाते हो, तो आप क्या करते हो कि सामान लेते हो और पैसे दे देते हो उनको, कैश दे देते हो, और कोई रिसिप्ट बदले में नहीं लेते। तो उस रिसिप्ट, अगर हमने रिसिप्ट ली ही नहीं बदले में, तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। दुकानदार के मतलब हमारे पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और दुकानदार की बुक्स में भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। तो क्या होता है कि वो उस पैसे को डिक्लेयर ही नहीं करता कि ये पैसा मैंने कमाया है। तो ऐसे ही हम छोटी छोटी जगह में, आप दिन भर में देखते हो हम कितनी जगह ऐसे बिना रिसिप्ट के सामान ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हर इंसान ही इसमें इन्वॉल्व है कि ब्लैक मनी कैसे जनरेट होती है। तो ब्लैक मनी के बारे में हमने जान लिया कि जो पैसा छुपाया हुआ पैसा है, यानी कि जिस पर टैक्स नहीं भरा, वो ब्लैक मनी कहलाता है। अगला वर्ड देखते हैं, ब्लू चिप। ब्लू चिप इज़ अ नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, वेल स्टेबलाइज्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनी। ब्लू चिप जनरली सेल हाई क्वालिटी वाइडली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ब्लू चिप ऐसी कंपनियां होती हैं जो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि बहुत वेल इस्टेब्लिश होती हैं, जिनके बारे में मोस्टली सभी लोगों को पता होता है। हम अपनी रोज़ की क्रियाओं में भी अगर देखें, बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में हम वो सामान लेने जाते हैं तो सीधा बोल देते हैं कि नहीं, हमें इसी कंपनी का सामान चाहिए। यानी कि हम उनकी जो हाई क्वालिटी है उससे बहुत प्रभावित होते हैं। तो ऐसी कंपनियां जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? ब्लू चिप कंपनियां। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स। ब्लू कॉलर जॉब्स क्या होती हैं? जिनमें ऐसी जॉब्स जिनमें ना किसी इंसान को बहुत मेहनत करना पड़ता है, यानी कि ऐसी जॉब जिसमें फिजिकली मेहनत इंक्लूडेड है, श्रम है, उनको कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। A blue collar job is typically some sort of manual or trade related labor. Some examples of industrial with many blue collar jobs include retail, manufacturing, food services and construction।
यानी कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कोई सामान बनाने में जो फिजिकल लेबर हो गई, रिटेल और फूड सर्विसेज, और कंस्ट्रक्शन में आपने देखा है कि कितने लोग लगते हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं, यानी कि श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे कि कोई कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, किसान को भी आपने देखा खेतों में कितनी मेहनत करता है, तो वो भी ब्लू कॉलर जॉब्स में आते हैं। तो ऐसी जॉब्स जिनमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, फिजिकल मेहनत लगती है, वो ब्लू कॉलर जॉब्स कहलाती हैं। इसके विपरीत होती हैं वाइट कॉलर जॉब्स। वाइट कॉलर जॉब्स में क्या होता है कि जिनमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी कि जो काम ऐसे हैं कि ऑफिस में बैठ के इंसान आराम से कर रहा है, फिजिकल लेबर नहीं करनी पड़ती, मतलब मेंटली तो मेहनत होती है लेकिन फिजिकली नहीं होती, जैसे कि मैनेजरियल वर्क हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, तो ये क्या होती है, वाइट कॉलर जॉब्स। तो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन is a slang term indicating substantial immigration or migration of individuals. A brain drain can result from turmoil within a nation, the existence of favorable professional opportunity in other countries, or from a desire to seek a higher standard of living. ब्रेन ड्रेन क्या है? जब आपने देखा ही होगा कि हमारे देश के बहुत सारे युवा जैसे ही कोई इंजीनियरिंग करता है, MBA करता है, या कोई अदर कोर्सेज करने के बाद उनका सपना होता है कि नहीं, हमें तो दूसरी कंट्री में जाना है, वहीं पे रहना है, अच्छी इनकम कमानी है, हमें हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। तो ऐसा क्या होता है कि जब हमारे देश के टैलेंटेड और एजुकेटेड लोग बाहर की कंट्रीज़ में जाकर जॉब करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन, यानी कि हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो बाहर चला गया। ठीक है, इससे हम लोग सोचेंगे कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ का टैलेंट है, इंडिया का, जैसे मानो इंडिया का टैलेंट है, वो किसी अदर कंट्री में जाके जॉब कर रहे हैं। अगर वो इंडिया में जॉब करते हैं, यहाँ बेटर अर्निंग करते, तो वो अपनी अर्निंग पे यहाँ पे टैक्स भी देते, तो इंडिया को भी इनकम होती है उससे। तो ये वही है ना कि अपने यहाँ का, अपने घर का, यानी कि मान लो कि अपने घर का कोई, जिसको अपने घर में अगर काम कर सकता है लेकिन किसी और के घर पे जाके काम कर रहा हो, लाइक ऐसे कि अपने घर का टैलेंट कहीं और जाके बाहर अपना टैलेंट दिखा रहा हो, तो इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ब्रिज लोन। A bridge loan is a short-term loan used until a person or company secures permanent financing or removes an existing obligation. It allows the user to meet current obligation by providing immediate cash flow. तो ब्रिज लोन क्या होता है? इसको गैप फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा लोन होता है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई होता है, और ये ना बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, यानी कि जैसे किसी पे कोई एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, अभी किसी को बहुत ज़रूरी है पैसे की, और वो उससे कोई अभी जो उसके पास ऑब्लिगेशन है वो ख़त्म करना है, या कोई अदर लोन चल रहा है, या कोई बहुत ज़रूरी लोन पैसा कहीं पे लगाना है, तो उसको पूरा करने के लिए वो हायर रेट पे भी लोन ले लेता है। तो इसको क्या कहते हैं, अगर वो हायर रेट पे लोन ले रहा है तो इसको कहते हैं ब्रिज लोन। जो इसका टेन्यूर होता है अप टू 5 years ही होता है, तो एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है, आगे तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बुल। अ बुल इज़ एन इन्वेस्टर हु थिंक्स द मार्केट a specific security or an industry is poised to rise. Investors who adopt a bull approach purchase securities under the assumption that they can sell them later at a higher price. यानी कि बुल क्या होता है, तेज़ी। जब स्टॉक मार्केट में तेज़ी आती है, यानी कि स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं बुल। स्टॉक्स मार्केट में बुल और बियर अपने, यानी कि बुल मतलब क्या होता है, बैल, और बियर क्या होता है, भालू। ये दो इमेजेस यूज़ की जाती हैं। जब बुल का हमेशा देखा जाता है तेज़ी के साथ, यानी कि बुल जो होता है वो होता है तेज़ी के लिए यूज़ होती है, जो इमेज होती है वो तेज़ी के यूज़ होती है। जब स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो जब वो ऐसी कंडीशन में
इन्वेस्ट करता है कि उसे लगता है कि आगे जाके उसे हायर प्राइस मिलेगा, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी कि आशावादी होते हैं कि आगे जाकर उन्हें प्रॉफिट होगा, तो वो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि उन्हें आगे जाके प्रॉफिट होगा, इसलिए वो उसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बुल। तो इसके विपरीत क्या होता है? इसके विपरीत बियर होता है, यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टर जिसे लगता है कि जब स्टॉक्स के हमेशा गिर रहे होते हैं, रेट गिरते चले जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? जब स्टॉक्स के रेट गिर रहे होते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं बियर, यानी कि जो शेयर्स खरीदे हैं उनके रेट लगातार गिरते जा रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर होता है वो क्या होता है, उसको लगता है कि आगे जाके स्टॉक्स के रेट गिरेंगे, तो वो सोचता है कि इन्हें स्टॉक्स को बेच दिया जाए, तो उस कंडीशन को यानी कि उस इन्वेस्टर को क्या कहते हैं? बियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बुल मार्केट। बुल मार्केट बुल से ही रिलेटेड है, यानी कि एक ऐसा मार्केट की एक ऐसी कंडीशन जिसमें प्राइस राइज हो रहे हैं या एक्सपेक्टेड टू राइज, यानी कि राइज हो रहे हैं या आगे एक्सपेक्टेड है कि राइज ही होंगे, तो दिस टर्म को क्या कहते हैं? बुल मार्केट। तो बुल मार्केट किससे रिलेटेड होता है? स्टॉक मार्केट से। अगला वर्ड देख लेते हैं, चीप मनी। चीप मनी इज अ लोन और क्रेडिट विद अ लो इंटरेस्ट रेट और द सेटिंग ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स बाय अ सेंट्रल बैंक लाइक द फेडरल रिजर्व। तो चीप मनी क्या होती है? चीप मनी एक ऐसा धन होता है या ऐसी मतलब कोई लोन या कोई आगे धन ऐसा जो कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। जैसे कि अगर जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कमर्शियल बैंक्स को कम इंटरेस्ट पे ऋण दे रहा है। क्यों? जिससे कि इकोनॉमी में बैलेंस लाया जा सके। ठीक है, जैसे कि अगर ऐसी कंडीशन हो इकोनॉमी में कि इकोनॉमी डाउन चल रही है, तो उस टाइम पे इकोनॉमी में बैलेंस लाने के लिए या जो देश में है उसमें धन की मात्रा बढ़ाने के लिए, कैश की मात्रा बढ़ाने के लिए, जो एक हमारा फेडरल रिजर्व होता है उसमें से धन को मतलब कमर्शियल बैंक्स को आगे कम ब्याज पे दिया जाता है ताकि इकोनॉमी में बैलेंस लाया जा सके। तो ऐसी मनी को क्या कहते हैं? चीप मनी। नेक्स्ट वर्ड है क्लोज्ड इकोनॉमी। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन that has no trading activities with outside economies. The closed economy is therefore entirely self-sufficient, which means no import come into the country and no export leave the country. आप इसकी परिभाषा समझ ही गए होंगे कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती आउटसाइड जो कंट्री है उसके, यानी कि आउटसाइड इकोनॉमीज कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती, जैसे कि ना कोई इंपोर्ट होता है, ना कोई एक्सपोर्ट होता है, ना कोई अदर ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। यानी कि वो जो देश है वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसके पास हर तरह की चीज़ उपलब्ध है कि वो मतलब अपने ही देश के अंदर सब कुछ कर सकता है। तो ऐसा मतलब अगर सोचा जाए तो ऐसा बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग यही होता है कि जो अपने देश की बाउंड्रीज है उसके बाहर कोई ट्रेडिंग नहीं होती। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड है कॉल्यूजन। कॉल्यूजन क्या होता है? द एक्ट ऑफ कॉल्यूजन इन्वॉल्व्स पीपल और कंपनीज विच वुड टाइपिकली compete against one another but who conspire to work together to gain an unfair market advantage। यानी कि जो दो कंपनियां, दो या दो से ज़्यादा कोई ऐसी कंपनीज हैं या पीपल हैं जो वैसे तो आपस में compete करते हैं, हमेशा उनका कंपटीशन लगा रहता है, लेकिन क्या होता है कि उन्हें कभी ऐसा लगता है कि वो कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कैसे? अनफेयर मार्केट एडवांटेज लेने के लिए। अनफेयर मीनिंग से कोई एडवांटेज लेने के लिए हाथ मिला लेते हैं। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि जो दो लोग होते हैं वो तीसरे को हराने के लिए क्या करते हैं कि हाँ तू मेरी पार्टी में आ जा। पहले तो वो दोनों ना एक दूसरे के विरोधी थे, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे, लेकिन क्या होता है किसी तीसरे को हराने के लिए वो एक साथ हो जाते हैं। तो सेम वैसे ही कंडीशन होती है मार्केट में कि जब दो कंपनियां या दो से ज़्यादा कंपनियां कोई एक साइड में आ जाती हैं क्या करने के लिए? कोई अनफेयर मार्केट एडवांटेज के लिए। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? कॉल्यूजन। नेक्स्ट वर्ड है कॉइनेज। कॉइनेज क्या होता है? आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग कॉइन्स इज कॉल्ड कॉइनेज। द मेटल इज मेल्टेड एंड शेप्ड इनटू कॉइन्स। यानी कि जो कॉइन्स बनाने की जो आर्ट एंड प्रैक्टिस होती है, कॉइन्स बनाने की जो क्रिया है, इसको क्या कहते हैं? कॉइनेज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं
KPO, knowledge processing outsourcing. तो knowledge processing outsourcing is the outsourcing of core information related business activities. KPO involves outsourcing works to individuals that typically have advances, degrees and expertise in a specialized area. कई बार क्या होता है कि नाइक कंपनी की ही बात नहीं करते, जैसे बिजनेस की बात नहीं करते, पर्सनल लाइफ की बात करते हैं कि अगर हमें किसी नॉलेज आउटसोर्स मतलब ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि जो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उपलब्धि हो, जैसे कि हमें कोई लॉ सर्विस की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कहीं बाहर से ही, जैसे किसी लॉयर की ज़रूरत होती है, हम उसे बाहर से ही हायर करते हैं। तो ऐसा ही कंपनीज़ में होता है, जैसे कंपनी को किसी आउटसोर्सिंग सर्विस है, मतलब कोई ऐसी सर्विस है जिसकी ज़रूरत है, नॉलेज से रिलेटेड सर्विस है, तो वो क्या करती है, उसका आउटसोर्स कर लेती है, उसे बाहर से हायर कर लेती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, KPO। जैसे कि अगर हम देखें, कोई कंपनी को चाहिए, कोई लॉयर चाहिए, कोई केस हो जाता है उनका, तो उन्हें कोई लॉयर चाहिए तो उसे बाहर से आउटसोर्स कर लेते हैं, या उन्हें कोई एडवाइस चाहिए, एडवाइज़र चाहिए, तो उसको भी वो बाहर से आउटसोर्स कर सकते हैं। या क्या होता है कि अकाउंटिंग से रिलेटेड उन्हें कोई CA वगैरह की सर्विस चाहिए, तो उसे भी वो बाहर से आउटसोर्स कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, KPO। नेक्स्ट वर्ड है जेंडर बस्टिंग। जेंडर बस्टिंग इज़ ए स्ट्रेटजी टू अचीव इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन by focusing on how public resources are collected and spent। तो जेंडर बस्टिंग क्या होता है, जब बजट में वीमेन एंड गर्ल्स के लिए कोई अलग से घोषणाएं की जाती हैं, यानी कि जो वीमेन एंड मेन के बीच में क्या होता है, इक्वालिटी दिखाई जाती है, यानी कि सरकार क्या करती है या कोई और जो बजट बन रहा है उसमें क्या दिखाया जाता है कि वीमेंस को भी उतनी ही समानता है वीमेंस की मेंस के साथ, यानी कि आपस में दोनों की कोई एक दूसरे से कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, दोनों ही समान है, तो उनको भी इक्वालिटी दी जाती है। वीमेन को बजट में अलग से उनके लिए घोषणाएं की जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जेंडर बस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है FDI। FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI इज व्हेन अ कंपनी टेक कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस एंटिटी इन another country. With FDI, foreigner companies are directly involved with day-to-day operations in the other country. This means they are not just bringing money with them but also knowledge, skills and technology. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब कोई विदेशी कंपनी, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर कोई बाहर की कंपनी यानी कि फॉरेन की कंपनी इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, यानी कि इंडिया की कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और बाहर की कंपनी उसमें आके इन्वेस्ट करती है ताकि जब आगे जाके प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट में अपना पार्ट ले लेती है, तो इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसमें क्या होता है कि जो ये फॉरेन कंपनी होती है उसमें उसकी ओनरशिप तो होती है, मतलब वो कंट्रोलिंग ओनरशिप होती है बिज़नेस में, यानी कि वो बिज़नेस को कंट्रोल भी करती है और जितना भी उसका पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। और क्या होता है कि ये नहीं है कि वो सिर्फ पैसा लगा के और बस अपना प्रॉफिट में भाग लेने आ जाएगी बोल के, नहीं, वो चाहे तो बिज़नेस में अपनी राय दे सकते हैं क्योंकि वो कंट्रोलिंग ओनरशिप भी है उनके, और वो बाहर से नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसे बंदे अपने रख सकते हैं कि जिनके पास बेटर नॉलेज है, स्किल्स लेके आ सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं अपन उस कंट्री में, तो यानी कि उस कंपनी में जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन तो आपने बहुत सुना है, उसे MNC कहते हैं। Multinational corporation has facilities and other assets in at least one country other than its home country. A multinational company generally has offices or factories in different countries and a centralized head office where they coordinate global management. यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसकी ये नहीं है कि जो उसकी होम कंट्री है उसी में ऑफिस है, बल्कि उसकी अलग अलग जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर भी उनकी जो कंपनी है वो स्टेबलाइज्ड है,
ठीक है, वो उनका जो एक सेंट्रल ऑफिस होता है वो उनकी होम कंट्री में होता है, जहाँ पे उनका ग्लोबल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, जहाँ से मतलब वो पूरी जो अपनी ग्लोबल जो उनकी कंपनी है अपने देश के अलावा जितनी भी कंट्रीज़ में, वहाँ से उसका मैनेजमेंट देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनीज़ हैं ये कहलाती हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी MNC। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज ओनरशिप ऑफ अ स्टॉक, बॉन्ड और अदर फाइनेंशियल असेट्स विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल अर्न अ रिटर्न और grow in value over time or both. It entails passive or hand-off ownership of assets of opposed to direct investment. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें लगे कि फ्यूचर में अच्छी इनकम होगी, यानी कि जो इन्वेस्ट कर रहा है बंदा उसे लगता है कि फ्यूचर में जाके अच्छी वो इनकम होगी, यानी कि एक्सपेक्टेशन होती है कि उसका जो रिटर्न मिलेगा उसे उसके इन्वेस्टमेंट पे वो ग्रो करेगा, यानी कि बढ़ के मिलेगा, उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी मोस्टली जब ऐसा सोच के कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको कहलाते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मोस्टली फॉरेन कंपनीज के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हवाला। हवाला आपने सुना ही होगा, मूवीज़ वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है। तो हवाला इज़ यूज टुडे एज an alternative remittance channel that exists outside of traditional banking system. Transaction between hawala brokers are made without promissory notes because the system is heavily based on trust and the balancing of hawala brokers books. हवाला जो टर्म होती है, ये हवाला एक क्या है कि ये एक ऐसा चैनल है जो क्या होता है कि इलीगल तरीके से पैसे को किसी कंट्री से बाहर भेजना। यानी कि अगर हम देखा जाए तो जैसे हमें अपने किसी के पास बहुत सारा पैसा है और उसको उसे कंट्री से बाहर भेजना है, किसी अदर कंट्री में भेजना है, तो वो क्या करेगा, जो उस कंट्री की करेंसी है पहले उसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से चेंज कराना पड़ेगा, के थ्रू चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन क्या मोस्टली इस किस कंडीशन में हवाला होता है, जैसे किसी को ब्लैक मनी बाहर भेजना है, तो इसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि इसे रिज़र्व बैंक के थ्रू तो चेंज नहीं करा सकते, उन्हें टैक्स ही नहीं पे किया या वो शो ही नहीं कर सकते कि इतना पैसा हमारे पास है या ये कोई इलीगल मनी है। तो वो क्या करते हैं कि जो हवाला ब्रोकर्स होते हैं वो हर कंट्री में होते हैं, जैसे कि उन्हें रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कराना है तो वो क्या करेंगे, वो यूएस में जो हवाला एजेंट है वो यहाँ वाले हवाला एजेंट से अपनी डील कर लेंगे और वो क्या करेगा, जो उनका जो जैसे किसी का पैसा है, माना कि किसी पर्सन ए का पैसा है, ए को अपना पैसा अदर कंट्री यूएस में चाहिए डॉलर, तो वहाँ पे तो डॉलर्स में मिलेगा, तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ पे हवाला डीलर से डील कर लेगा। तो वो हवाला डीलर क्या कहेगा, जी हम आपको यूएस में डॉलर उपलब्ध करा देंगे। तो वो क्या करेगा, जो इंडिया में उसका डीलर है ना, हवाला डीलर है, उसको उपलब्ध करा देगा मनी, और वो मनी वहाँ पे जो ए का जो वहाँ पे पर्सन होगा जो उसको कलेक्ट करना होगा डॉलर्स को, वो वहाँ वाले हवाला डीलर से कलेक्ट कर लेगा। तो इसमें क्या होता है कि मनी यहाँ से वहाँ नहीं जा रही, बस क्या होता है कि ये चलता है एक विदाउट प्रोमिसरी नोट, यानी कि इसमें कोई लिखित तो कुछ नहीं होता कि भाई हम ये देंगे नहीं देंगे, ये जो है विश्वास पे चलता है। तो ये एक इलीगल है एक तरीके से। तो आप समझ ही गए होंगे कि हवाला में कोई मनी यहाँ से वहाँ नहीं जा रही, बस ये एक तरह का जो पैरेलल चैनल चलता है करेंसी का, अल्टरनेटिव रेमिटेंस चैनल चलता है, उसको क्या कहते हैं, हवाला। नेक्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट्स, एन एक्स्ट्रा बेनिफिट सप्लीमेंटिंग एन एम्प्लॉय मनी वेजेस और सैलरी, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी कार, प्राइवेट हेल्थ केयर इटीज। यानी कि फ्रिंज बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो किसी एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर से उसकी सैलरी की या उसकी वेजेस और सैलरी के
से ऊपर दिए जाते हैं, के अलावा दिए जाते हैं। जैसे कि किसी ने अपने एम्प्लॉय को कार दे दी, प्राइवेट हेल्थ केयर दे दी, या कोई बाहर घूमने के लिए उसको कोई पैकेज दे दिया, तो ये सारे जितने भी अदर बेनिफिट्स को दिए जाते हैं उसकी सैलरी के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स। नेक्स्ट वर्ड है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हैज़ बीन अर्न बट हैज़ येट टू बी रिसीव्ड, यानी कि एक्रूड इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जो कमा तो ली गई है लेकिन मिली नहीं है, यानी कि जो इनकम किसी व्यक्ति ने वो अर्न तो कर ली है लेकिन उसको फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसी इनकम को क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम। इसके विपरीत होती है इन एक्रूड इनकम। उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने कमाया तो है नहीं पैसा लेकिन उसे एडवांस में मिल गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में उसके पास पैसा आ गया है लेकिन उसने अभी तक उसके लिए कोई काम नहीं करा है, तो उसको क्या कहते हैं, इनएक्रूड इनकम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टेंजेबल एंड इनटेंजेबल असेट। टेंजेबल असेट्स आर फिजिकल, दे इंक्लूड कैश, इन्वेंट्री, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इंटेंजेबल असेट डू नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म एंड इंक्लूड थिंग्स लाइक अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड पेटेंट एंड गुडविल। टेंजेबल असेट यानी कि मूर्त संपत्तियाँ, यानी कि जो देखी जा सकती हैं, जो फिजिकली हम उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे कैश है, इन्वेंट्री है, व्हीकल है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है। इन सब चीज़ों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो ये असेट्स क्या कहलाती हैं, टेंजेबल असेट, यानी कि मूर्त संपत्तियाँ। इनके विपरीत होती हैं इंटेंजेबल असेट, जिनको जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि जिनको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, लेकिन वह एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि रिसीवेबल अकाउंट्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेटेंट, गुडविल। अब आप बोलो कि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, तो कोई छूने की चीज़ तो है नहीं, बस हमें पता है कि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, या उसका जब कोई कंपनी अपने आप को किसी और को बेचती है तो उसके बदले बहुत सारा पैसा मिलता है। तो किस चीज़ का पैसा मिल रहा है भाई, उसने कोई संपत्ति नहीं बेची, सिर्फ अपना नाम बेचा है। जो नाम है, जो फेमस कंपनी है, यानी कि उसकी फेमसनेस जो है वो क्या है, उसकी गुडविल है। तो गुडविल कोई छूने की चीज़ नहीं है, तो ये संपत्तियाँ क्या होती हैं, इंटेंजिबल असेट्स, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि पेटेंट हो गया, गुडविल हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सब हैं इंटेंजिबल असेट्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बूम। A boom refers to a period of increased commercial activities within either a business, market, industry or economy as a whole. For an individual company, a boom means rapid and significant sales growth, while a boom for a country is marked by significant GDP growth. तो boom कौन सी कंडीशन होती है? A boom refers to a period of increased commercial activities, यानी कि बिजनेस में जब एकदम से उछाल आ जाए, यानी जो कमर्शियल एक्टिविटी है उनमें ग्रोथ हो रही है, तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, इनकम अच्छी हो रही है, लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है, तो इससे क्या होता है कि जीडीपी जो होता है उसमें भी ग्रोथ आती है। ऑब्वियसली अगर इनकम अच्छी होगी किसी कंट्री के अंदर, बिजनेस अच्छा होगा, लोगों को इनकम अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो जीडीपी यानी कि जो देश की टोटल इनकम होती है वो भी, उसमें भी ग्रोथ होगी। तो बूम अर्थव्यवस्था की एक ऐसी कंडीशन है जिससे जो बिजनेस है, जिसमें बिजनेस है, मार्केट है, इंडस्ट्री, इकोनॉमी में पूरे में क्या होता है, ग्रोथ होती है, उछाल आ जाता है एकदम से, तो इस कंडीशन को कहते हैं बूम। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो आपने पढ़ाई होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी को हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति मीन्स क्या होता है, हमको इजी टर्म्स में इसको बोल सकते हैं महंगाई। आपने देखा ही होगा, हम सब ने देखा है कि जब हम बच्चे थे, हम बहुत छोटे थे, तो दूध या आई थिंक 10, 15, 20 रुपए किलो के बीच में ऐसे आ जाता होगा, या हम आइसक्रीम खरीदते थे वो 25 पैसे की, 50 पैसे की ऐसे आती थी। लेकिन अब वही आइसक्रीम 10 रुपये से कम नहीं मिलती है। वही दूध का पैकेट जो उस टाइम 10, 12, 15 रुपये का होता होगा, आज 30, 35 के करीब है, 25 से 30 के बीच में। तो क्या होता है कि जब चीज़ों के मूल्य
बढ़ते चले जाते हैं, यानी कंटिन्यूस चेंज आता रहता है चीज़ों के मूल्यों में। ये किसी एक वस्तु के मूल्य की बात नहीं हो रही कि किसी एक वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि हो रही है हम उसको इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। बहुत सारी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी। हम बचपन से अगर अपना आज तक का देखें तो ये नहीं है कि सिर्फ दूध के ही दाम बढ़े हैं, आइसक्रीम के ही दाम बढ़े हैं, मोस्टली हर चीज़ के ही दाम बढ़ गए हैं टाइम के साथ साथ। तो जब वस्तुओं के मूल्य में कंटिन्यूस वृद्धि होती रहती है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का रीज़न क्या होता है? इन्फ्लेशन का रीज़न हम 3 रीज़न हो सकते हैं इन्फ्लेशन के। मतलब पहला अगर हम देखें तो डिमांड पुल। डिमांड पुल का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि जो उसको यूज़ करने वाले लोग हैं और उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है, उसकी वजह से उसका मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी मात्रा तो मानो कि प्रोडक्शन उसका उतना ही हो रहा है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे वो किसी भी रीज़न से बढ़ी है, या तो लोग ज़्यादा यूज़ करने लग गए या पॉपुलेशन की वजह से बढ़ गई है। तो जो भी उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है उसकी वजह से क्या होता है कि उसके दाम बढ़ते चले जाते हैं। इसका दूसरा रीज़न होता है कॉस्ट पुल, यानी कि जो वस्तु है, जब उसको बनाने में जो उसकी कॉस्ट पड़ती है प्रोड्यूसर को, अगर वही बढ़ गई है तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। या तीसरा रीज़न एक ये भी हो सकता है कि एक्सेसिव फ्लो ऑफ मनी, यानी कि मनी का एक्सेसिव फ्लो हो गया है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया है तो वो क्या करेंगे, चीज़ को ज़्यादा उपभोग करने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उसका मूल्य बढ़ेगा। अगर किसी चीज़ की ज़्यादा वैल्यू बढ़ती चली, मतलब उसको लोग ज़्यादा कंसीडर करेंगे, उसको ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसके मूल्य बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। इसके विपरीत होती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मैंने यहाँ पे शो नहीं किया लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि डिफ्लेशन इसके विपरीत होती है, जिसे कहते हैं मंदी, रिसेशन। तो इसमें क्या होता है, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, इन्फ्लेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है। जब मूल्य बढ़ेंगे, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, चीज़ तो उससे क्या होगा कि पैसा ज़्यादा आ रहा है देश में, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यानी कि कंपनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो लेकिन डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन इसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है। उसमें क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य कम गिरने लग जाते हैं, मूल्य गिरने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग उपभोग करना कम कर देंगे, कि उन्हें क्या लगेगा कि आगे और मूल्य, एक तो उनका रीज़न होगा कि आगे और मूल्य गिरेंगे, वो ये सोचते हैं और वो चीज़ों को नहीं खरीदते। तो इससे क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है और बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाते हैं। यानी क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट घटता चला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। या एक दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि कंपनी क्या होती है, उसकी जब रेट घटते चले जाते हैं किसी वस्तु के, तो जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है अगर वही पूरा नहीं हो पाएगा तो कंपनी फिर प्रोडक्शन कम करेगी, वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कहाँ से खर्चे देगी। तो वो क्या करती है कि वो प्रोडक्शन कम कर देती है और क्या करती है कि लोगों को जॉब से निकाल देती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रिसेशन या डिफ्लेशन। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिसेशन। हाँ, रिसेशन मैंने यहाँ दिया हुआ है, रिसेशन इज अ माइक्रो इकोनॉमिक टर्म दैट रेफर्स टू अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ designated region. It had been typically recognized as 2 consecutive quarters or economic decline as reflected by GDP in conjunction with monthly indicators such as a rise in unemployment. तो मैं आपको ये बता ही चुकी हूँ कि जब चीज़ों के दाम घटने शुरू हो जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, और क्या होता है कि जीडीपी भी कम, ये रिफ्लेक्ट होता है जीडीपी में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिफ्लेशन। Reflation is a fiscal or monetary policy designed to expand output, stimulate spending, and curb the effect of deflation, which usually occur after a period of economic uncertainty or a recession.
तो जब रिसेशन होता है यानी कि मंदी होती है, तो मंदी से उबरने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि वो हेल्प करती है इकोनॉमी में, मतलब वो पैसा बढ़ाने के लिए क्या करेगी, मनी सप्लाई करती है, जिससे कि अब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है लोगों चीज़ें खरीदने की, तो उससे क्या होता है कि डिमांड भी बढ़ जाती है। यानी कि सरकार ऐसा क्यों करती है कि जब मंदी हो जाती है, लोगों के पास क्रय शक्ति घट जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो फिर वो सरकार क्या करती है कि वो केंद्रीय बैंक आगे कमर्शियल बैंक को लोन कम इंटरेस्ट पे लोन देगा, या ज़्यादा मात्रा में मुद्रा छापी जाएगी जिससे कि मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाए। तो ऐसे क्या होगा कि जब लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, फिर वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रिफ्लेशन, यानी कि रिसेशन जो होता है इससे उभरने के लिए जो सरकार द्वारा नीति अपनाई जाती है वो रिफ्लेशन कहलाती है। तो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे stagflation. Stagflation is a seemingly contradictory condition described by slow economic growth and relatively high unemployment, or economic stagnation, which is at the same time accompanied by rising prices. तो स्टैगफ्लेशन क्या होती है? स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ ना, तो स्टैगफ्लेशन को मैं इजीली समझा सकती हूँ आपको कि स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो नहीं रही, यानी कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन फिर भी वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है, यानी कि लोगों के पास परचेजिंग पावर है ही नहीं और प्रोडक्शन रुका हुआ है। यानी जब कोई वस्तु है जिसका प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है आगे, तो उसके मूल्य बढ़ने लगेंगे, लेकिन क्या है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर भी कम है। जैसे कि आज के टाइम में क्या है, लोगों की जॉब छूट गई है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी है कोरोना की वजह से। और क्या हो रहा है कि मतलब वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि जब वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई होती है या स्लो हो रही होती है, उसके साथ साथ वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही होती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट इज कस्टम ड्यूटी, यानी कि custom duty is levied when goods are transported across borders between countries. It is the tax that government impose on export and import of goods. यानी कि जब कोई सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है किसी अदर कंट्री को, यानी कि जो कंट्रीज़ के बीच में जो गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, यानी कि कंट्रीज़ के बीच में जब कोई सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के, मंगाया मतलब आयात किया जाता है, निर्यात किया जाता है, तो उस पर क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी। तो ये क्या होती है, ये एक इनडायरेक्ट ड्यूटी कर होता है, यानी कस्टम ड्यूटी जो होती है वो फाइनली किस पे लगेगी, कंज्यूमर पे। कि जब कोई सामान किसी अदर कंट्री से, चाहे हम भेज रहे हैं अदर कंट्री को या किसी अदर कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है, तो क्या होगा कि उस सामान पे जो, जैसे कि हमारी कंट्री में किसी अदर कंट्री से कोई सामान आ रहा है, तो क्या होगा कि जो वहाँ से उसकी कॉस्ट उन्होंने आगे जाके जो बीच में जो सामान को ला रहा है आयात तक, उसको बेचा है, वो क्या करेगा, जो अपना प्रॉफिट प्लस जो उस पर आने के लिए कस्टम ड्यूटी लगेगी, तो उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो टोटल लगा के वो आगे तब उस सामान को आगे बेचेगा। तो जो सामान जब लास्ट में जिसे मिलेगा, यानी कि जो उसका कंज्यूमर होगा, तो उसको क्या पे करनी पड़ेगी, फाइनली वो ड्यूटी उसी पे इम्पोज होगी, क्योंकि जो उसका जो परचेजिंग प्राइस होगा सामान का उसमें वो इंक्लूडेड होगी। तो क्या होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स जो बाहर से आने वाले सामान पे या बाहर जाने वाले सामान पे लगता है, दो कंट्रीज़ के बीच आयात या निर्यात पे लगता है। तो नेक्स्ट वर्ड इज एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी इज द फॉर्म ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स फॉर देयर प्रोडक्शन
licensing and sale. An indirect tax paid to the government of India by producer of goods. यानी कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो जब जैसे हमारे कोई देश में कोई प्रोडक्शन हो रहा है किसी सामान का, तो क्या होता है कि उसके प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है, यानी कि उसे बेचने से पहले जो उस पर टैक्स लगता है उसकी कॉस्ट पे, तो उसको क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी भी फाइनली किस पे पड़ती है, कंज्यूमर पे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का जो प्रोड्यूसर मतलब किस सामान का जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, जो उस पर अपना प्रॉफिट लेने के बाद जो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है उसे प्लस करने के बाद ही उस सामान को आगे मार्केट में लेके आएगा, क्योंकि जब तक एक्साइज ड्यूटी नहीं दे दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तब तक तो वो मार्केट में आ ही नहीं सकता स्टॉक। तो जब वो स्टॉक मार्केट में आएगा तो वो अपने सारे खर्चे लगा के उस पर जो एक्साइज ड्यूटी व्यूटी लगी है सब लगा के तब वो उसका प्राइस निश्चित करता है कि इतने प्राइस पे मैं इस सामान को आगे बेचूंगा। तो इस ड्यूटी को क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी। फाइनली किस पे पड़ती है, कंज्यूमर पर। तो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इज एस्टेट ड्यूटी। Estate duty was a form of tax which was levied on the total value of the property held by an individual, calculated at the time of his or her demise. It was payable at the time when the deceased individual property was passed on to the successor. यानी कि जो एस्टेट ड्यूटी था ये ऐसा टैक्स का फॉर्म था जो जब कोई व्यक्ति मर जाता था, यानी कि कोई भी पर्सन कि डेथ के टाइम पे जब उसकी संपत्ति ट्रांसफ़र होती थी किसे, उसके सक्सेसर को, उत्तराधिकारी को, तो तब पेबल था। इट वॉज पेबल एट द टाइम व्हेन द डिसीज्ड इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वाज पास्ड ऑन टू द सक्सेसर। तो ये उसके सक्सेसर को जब पास ऑन की जाती थी प्रॉपर्टी तो उस पर लगता था। तो ये जो एस्टेट ड्यूटी जो है आजकल ये टैक्स नहीं लिया जाता। ये कब लिया जाता था, ये 1953 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 1985 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, टैरिफ। अ टैरिफ इज़ अ टैक्स इम्पोज्ड बाय वन कंट्री ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री। यानी कि अगर एक जो कंट्री है वो किसी अनदर कंट्री से सामान मंगा रही है, यानी कि अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं किसी अनदर कंट्री से कोई सामान खरीद रही हूं, किसी भी कंट्री से, जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन साइट पे बाहर की कंट्री से भी सामान मंगा सकते हैं, उस पर जो टैक्स इम्पोज्ड होता है, यानी कि उस पर जो बाहर से आने पे जो टैक्स इम्पोज्ड होता है तो वो क्या कहलाता है, टैरिफ। और टैरिफ में, और हमने इससे पहले पढ़ा था कस्टम ड्यूटी, उसमें अंतर क्या होता है, कस्टम ड्यूटी जो होता है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जबकि टैरिफ क्या होता है, ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP is a category of property that includes intangible creation of the human intellect. There are many types of intellectual property and some countries recognized more than other. The most well-known type are copyrights, patents, trademarks and trade secrets. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एक इंटेंजिबल क्रिएशन होता है ह्यूमन इंटेलेक्ट का। जैसे कि इसे समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे किसी की वॉइस बहुत अच्छी है, वो सिंगर बन जाता है, तो वो क्या होता है, उसका ह्यूमन इंटेलेक्ट है। या किसी ने क्या दिमाग बहुत अच्छा है तो वो आगे जाके साइंटिस्ट बन जाता है, तो उसका क्या है, दिमाग जो है वो क्या है, उसका इंटेंजिबल क्रिएशन है, जो उससे वो कोई आगे चीज़ बना रहा है, साइंटिस्ट बन के वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो इन सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी कंट्री की या किसी इंसान की, जैसे कि अब कोई सिंगर है तो उसकी सिंगिंग उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब किसी कंपनी की कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स क्या होती हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें कोई कंपनी ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो जाती है, कोई कम होती है। लाइक किसी कंपनी के पास ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, किसी के पास कम है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटेलेक्ट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है उनको क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आज के लिए बस इतना ही।
आशा है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा मेन मोटिव आपको ये वर्ड्स बताने का यही था कि जब हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ, तो ये सब चीज़ें बीच बीच में जहाँ भी यूज़ होती रहे आपको समझ आ जाएगी ये क्या होता है। और मोस्टली ये मोस्टली वर्ड ऐसे थे कि जो रोज़ की लाइफ में यूज़ होते रहते हैं, लेकिन हमें इनका मतलब नहीं पता होता। तो पहली वीडियोस को आपको बहुत प्यार मिला, तो आगे ऐसी ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर आप अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। बाय।